नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है थोड़ा याद करें। क्या है? समांतर रेखाओं की कसौटियां। तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने पाठ 2 में लेसन नंबर 2 में समांतर रेखा पढ़ा था, वही यहाँ पे भी दिया गया। तो पहले में क्या दिया गया? यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तथा बनने वाली संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। क्या बोला गया है? अगर कोई भी दो लाइन दिया गया, कोई भी दो रेखा दिया गया है और उसका एक तिर्यक रेखा दिया गया है और उसके अंदर का जो संगत कोण है, देखोगे ये पहला संगत कोण की जोड़ी हो गई ना। तो इसमें से अगर कोई भी एक संगत कोणों की जोड़ी अगर बराबर बराबर आती है, सर्वांगसम आती है, तो क्या हो जाएगा? ये समांतर रेखा होगी। ऐसा हम लोगों ने पार्ट 2 में भी पढ़ा है। दूसरे में क्या बोला गया है? यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। अगर कोई भी दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, उसका एकांतर कोण का मतलब क्या होगा? जिसमें जेड बनता है। इस तरीके से अगर एकांतर कोण बन रहा है और ये जो है एकांतर कोण बनने वाला जो कोण है वो अगर सर्वांगसम है तो वो क्या होगा? समांतर रेखा होगी। ऐसा दिया गया है या ऐसा होता है। तीसरे में क्या बोला गया है? यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इसमें क्या बोला गया? अगर दो रेखा है और उसकी तिर्यक रेखा है, यहाँ पे अंतःकोण बन रहा है। अंतःकोण का मतलब क्या होता है? जिसमें सी बनता है ना। अगर ये अंतःकोण, ये जो दो कोण बन रही है, ये अंतःकोण का मान संपूरक है। संपूरक का मतलब कितना होता है? 180 अंश हो तो वे समांतर होती है। तो हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें हमको बार बार क्या बोल रहा है? समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। इसके पहले हम लोगों ने समांतर रेखा की कसौटी देखा था, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की कसौटी दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है? आओ जाने हम लोगों को क्या समझना है? समांतर चतुर्भुज की कसौटियां। इसके पहले हमको समांतर रेखाओं की कसौटियां दिया था, अब हमको क्या समझना है? समांतर चतुर्भुज की कसौटियां समझना है। क्या बोला गया? माना चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी एस बराबर क्यू आर और पी क्यू बराबर एस आर है। देखोगे ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाया गया है। पी एस ये किसके बराबर है? क्यू आर के, और पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर हमको दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। मतलब ये बराबर बराबर दिया गया है और हमको ये बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। अब क्या बोला गया? उसके लिए चतुर्भुज की भुजाओं की कौन सी जोड़ी समांतर है यह दिखाना पड़ेगा। तो समांतर दिखाने के लिए कौन सी जोड़ी समांतर दिखाना पड़ेगा? कि पी क्यू समांतर है एस आर के और पी एस समांतर है क्यू आर के। जब हम लोग इसको समांतर दिखा देंगे, देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया है? ये सर्वांगसम दिया गया है। ध्यान देना कि ये सर्वांगसम दिया गया है और हमको क्या दिखाना पड़ेगा? कि ये समांतर है। सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर बराबर और समांतर का मतलब होता है जिस तरीके से रेलवे की पटरी जाती है वो। तो समांतर हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके लिए समांतर रेखाओं की किस कसौटी का उपयोग करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना, समांतर रेखाओं की किस कसौटी का। तो समांतर रेखाओं की कसौटी कौन कौन सी थी? अभी हमने जस्ट देखा। संगत कोण की कसौटी थी, एकांतर कोण की कसौटी थी और अंतः कोण की कसौटी थी। उसमें से कौन सी कसौटी का हम लोग यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, यह हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। कसौटी के लिए आवश्यक कोण प्राप्त करने के लिए किस तिर्यक रेखा का उपयोग सुविधाजनक होगा? तो जो भी हम लोगों को यहाँ पे कसौटी अगर लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखोगे जब भी कसौटी लगाते हैं तो क्या होता है? समांतर रेखा होती है और एक तिर्यक रेखा होती है। तो कौन सी तिर्यक रेखा लगाएंगे जो कि हमारे लिए सुविधाजनक हो? तो यहाँ पे देखोगे P से R में ये भी एक तिर्यक रेखा बन सकता है और यहाँ से Q से S में भी एक तिर्यक रेखा बन सकता है।
तो कौन सी तिर्यक रेखा लगाना हमारे लिए सुविधाजनक होगा, ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे प्रमेय के मदद से समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रमेय में क्या दिया गया, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। देखोगे सेम वैसे ये पी क्यू आर एस हमको दिया गया है और पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर है और पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर, ऐसा हमको दिया गया है। और हमको क्या सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज है। कहने का क्या मतलब है, ये सर्वांगसम तो दिया गया है, हमको ये बताना है कि पी एस समांतर है क्यू आर के और पी क्यू समांतर है आर एस के। अगर हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया है भाई, हमको क्या क्या दिया गया है वो लिखना पड़ेगा। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा पी एस सर्वांगसम में भुजा क्यू आर के, ये तो दिया गया, और पी क्यू सर्वांगसम में एस आर के, ये भी दिया गया। देखोगे पी एस क्यू आर के सर्वांगसम है और पी क्यू आर एस के सर्वांगसम है। और हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। भाई ये पी क्यू आर एस जो है ये हमको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखोगे रचना में क्या बोला गया, विकर्ण पी आर खींचे, ये हमने यहाँ से पी आर खींच दिया। तो उपपत्ति में क्या बोला गया, यहाँ पे देखोगे त्रिभुज एस पी आर तथा त्रिभुज क्यू पी आर में भुजा एस पी सर्वांगसम भुजा क्यू आर है। देखोगे एस पी क्यू आर के सर्वांगसम है और एस आर जो है वो क्यू पी के सर्वांगसम है। ये दोनों तो दत्त में हमको दिया गया है। और यहाँ पे देखोगे पी आर और आर पी, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भुजा हो जाएगा। देखोगे ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तीनों भू 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 कसौटी से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज एस पी आर सर्वांगसम त्रिभुज क्यू पी आर भू 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 कसौटी से सिद्ध हो गया। जब ये भू 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 कसौटी से सिद्ध हो जाएगा तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ से देखोगे एस पी आर, एक ये वाला कोण और दूसरा क्यू आर पी, एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण हो जाएगी। उसी प्रकार से पी आर एस, देखोगे पी आर एस, ये वाला जो कोण होगा वो आर पी क्यू, ये वाले कोण के बराबर आ जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे वही दिया गया, उसी प्रकार पी आर एस सर्वांगसम कोण आर पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। लेकिन एस पी आर और क्यू आर पी, यह रेख क्यू आर और रेख पी एस की तिर्यक रेखा पी आर द्वारा बने एकांतर कोण है। जिससे मान लो मैंने ये वाला कोण पकड़ लिया, ये वाला कोण पकड़ लिया और एक ये वाला कोण पकड़ लिया। तो जब हम लोग यहाँ पे देखोगे ये वाली जो लाइन आई है जो हमारी तिर्यक रेखा है, इसको मिला देते हैं तो देखोगे ये ऐसे यहाँ पे जेड बन जाता है। जब ये जेड बन गया तो यही तो हमारा आ जाएगा ना कि एकांतर कोण कसौटी से, तो ये देखोगे बने एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण की कसौटी इसमें लगा देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, जब भाई ये एकांतर कोण है तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एस जो है वो क्यू आर के समांतर है। देखोगे वही लिखा हुआ है, भुजा पी एस समांतर है भुजा क्यू आर के। ये कथन नंबर 1 हो गया, समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी से। अब उसी प्रकार से जो पी आर एस और आर पी क्यू है वो भुजा पी क्यू तथा भुजा एस आर की तिर्यक रेखा पी आर द्वारा बने एकांतर कोण है। अब ये ध्यान से देखो, एक ये कोण पकड़ते हैं, दूसरा ये वाला कोण पकड़ते हैं। अब इसमें भी जेड बन सकता है क्या, देखोगे इसका जेड कुछ इस तरीके से बनेगा ना। तो कहने का क्या मतलब है, पी क्यू और आर एस जो है समांतर रेखा हो जाएगी और पी आर क्या हो जाएगा, हमारा तिर्यक रेखा हो जाएगा। वही दिया गया है, रेख पी क्यू तथा रेख एस आर की तिर्यक रेखा पी आर द्वारा बने एकांतर कोण है, इसलिए भुजा पी क्यू समांतर है भुजा एस आर। ये कथन नंबर 2 हो गया, समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी से। इसलिए कथन 1 तथा 2 के आधार पर चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह समांतर चतुर्भुज है। इसी तरीके से हमको समझना है, प्रारंभ में समांतर चतुर्भुज की रचनाओं की 2 विधियां दी गई है। दूसरी विधि में समान सम्मुख भुजाओं वाले चतुर्भुज की रचना की है। तो हम लोगों ने 5.1 के बेसिक पार्ट में जो दूसरी विधि दी गई है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्यों होता है, यह ध्यान में आया क्या। देखोगे कोई भी जो समांतर चतुर्भुज होता है,
जब तक उसमें एकांतर कोण कसौटी या अंतः कोण कसौटी या तो संगत कोण कसौटी नहीं लग जाती है, तब तक वो समांतर नहीं बनता है। तो जो दूसरी विधि है उसमें सम्मुख भुजा को सर्वांगसम या समान बताना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे प्रमेय में क्या बोला गया है, चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे देखोगे, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि उसके जो सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम दिखाना रहता था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम दिखानी है। नीचे दिए गए दत्त साध्य तथा उपपत्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे दत्त साध्य उपपत्ति अपने से बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया है, चतुर्भुज EFGH। देखोगे EFGH में कोण E सर्वांगसम कोण G दिया गया है। E सर्वांगसम कोण G दिया गया, मतलब यहाँ पे सम्मुख कोण जो है वो सर्वांगसम है। तो दूसरा वाला कोण कौन सा आएगा, H और F है। यहाँ पे लिखेंगे कोण H सर्वांगसम कोण F, इस तरीके से आएगा। और सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज EFGH यह समांतर चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है, मतलब साध्य है। इसके उपपत्ति में क्या दिया गया, माना कोण E बराबर कोण G बराबर X तथा कोण H बराबर कोण F बराबर Y। ये देखोगे ये कोण G और ये कोण E, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, X। ये देखोगे सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों X हो जाएगा और कोण H और कोण F, ये वाला सम्मुख कोण का माप हमको बोला गया है Y, या बोला जा सकता है हमने माना है Y। ठीक है। अब उसके बाद में चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, ये आप लोगों को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो पहले चारों कोण लिख देते हैं, कोण E धन कोण G धन कोण H धन कोण F। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 अंश ना। देखोगे चारों कोणों के मापों का योगफल आ गया। अब यहाँ पे कोण E का मान कितना है, X धन कोण G का मान कितना है, X धन कोण H का मान कितना है, Y, कोण F का मान कितना है, Y बराबर ये 360 अंश कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग इसको एक एक जमाते हैं। देखोगे X के साथ में Y लिखा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 360 अंश, इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे X और ये X, तो ये कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा और ये Y और ये Y, ये हो जाएगा 2Y हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 अंश, इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 2X धन 2Y बराबर ये आ गया 360 अंश। अब क्या करना है, सब में 2 से भाग दे दो। सब में यहाँ पे 2 से भाग दिया तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये कट जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे देखोगे वही आ गया ना, X धन Y बराबर 180 अंश। तो X का मान क्या है G और Y का मान क्या है H, इसका मतलब ये हो गया 180 अंश का। तो G और H कहाँ पे है, देखोगे ये वाला पार्ट है। यहाँ पे देखोगे X धन Y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। रेख H तथा रेख GF की तिर्यक रेखा HG के प्रतिच्छेदन से कोण G तथा कोण H यह अंतः कोण बनते। देखोगे यहाँ पे अंतः कोण की कसौटी लगाइए। तो कैसा करेंगे, देखोगे ये वाला है HE और यहाँ पे GF, ठीक है, ये समांतर रेखा हो गई। और HG जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये अंतः कोण बनेगा। मतलब यहाँ पे देखोगे, इसको चाहिए तो थोड़ा सा समझने के लिए इसको थोड़ा सा और आगे कर दो, अब समझ में आएगा। देखोगे ये समांतर रेखा हो गई, ये उसकी तिर्यक रेखा हो गई और ये जो यहाँ से ऐसे बन रही है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये C बन रहा है, तो अंतः कोण हो जाएगा। इसलिए HE समांतर है GF। ये इस कथन 1 से हो गया समांतर रेखाओं की अंतः कोण कसौटी। देखोगे इसमें हम लोगों ने कौन सी कसौटी लगाया, अंतः कोण कसौटी से लगा दिया। अब उसी तरीके से जिस तरीके से ये हल किए, तो यहाँ पे देखोगे GF ये यहाँ पे है, तो GF में क्या आ जाएगा, X धन Y। तो X धन Y का मान कितना है, 180 अंश आया है, तो ये हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो इसका कौन सा भुजा पकड़ेंगे हम लोग। देखोगे ये जब अंतः कोण बन रहा है तो इसको ये आगे खींच दो,
तभी तो ये देखोगे ये अंतःकोण इस तरीके से सी बन जाएगा। तो कौन कौन सा आ जाएगा, एच जी और ई एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एच जी और ये ई एफ। यह हो जाएगा कथन नंबर 2, समांतर रेखाओं के अंतःकोण कसौटी से। तो इसलिए कथन 1 तथा 2 से यह सिद्ध हो जाएगा कि चतुर्भुज ई एफ जी एच यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कुछ इसी तरीके से आएगा। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो कि यहाँ पे प्रमेय में दिया गया है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जो ये विकर्ण है अगर ये समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया, बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसके दत्त में क्या बोला गया, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ई पर समद्विभाजित करते हैं। किस तरीके से समद्विभाजित करते हैं, देखोगे ए ई बराबर किसके है, सी ई के, और डी ई बराबर है बी ई के। यही चीज दिया गया, अर्थात रेख ए ई सर्वांगसम रेख सी ई, रेख बी ई सर्वांगसम रेख डी ई। और हमको क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी यह समांतर चतुर्भुज है। उत्पत्ति में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करके तथा उत्पत्ति स्वयं लिखिए। मतलब हमको यहाँ पे इसके आधार पर हमको उत्पत्ति खुद ही लिखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि हमको आधार क्या बोला गया, उसके बाद में हम लोग करते हैं। तो देखो कि पहले में क्या बोला गया है, रेख ए बी समांतर रेख डी सी यह सिद्ध करने हेतु एकांतर कोणों की कौन सी जोड़ी सर्वांगसम दिखानी होगी, और एकांतर कोणों की वह जोड़ी कौन सी तिर्यक रेखा द्वारा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए बी और यहाँ पे डी सी ये हमको समांतर सिद्ध करना है। तो उसके लिए अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे ये वाला जो है इसको जेड मान लेते हैं, तो ये एकांतर कोण की जोड़ी बन जाएगी। तो ए बी डी और सी डी बी ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण की जोड़ी हो जाएगी। जब ये एकांतर कोण की जोड़ी हो जाएगी तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी और यहाँ पे सी डी होता है। अब यहाँ पे उसी तरीके से इसको भी सिद्ध करना है। देखोगे ए डी और बी सी बोला गया है ना, अगर ये ए डी है और ये बी सी है तो इसका एकांतर कोण के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखोगे इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये जो डी ए सी है वो बी सी ए के एकांतर कोण से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ए बी समांतर है डी सी ये वाला सिद्ध करेंगे जो मैंने यहाँ पे रेड से बनाया है। अब दूसरा हिंट क्या बोलता है, एकांतर कोणों की चुनी गई जोड़ियों के कोण कौन से त्रिभुजों के कोण है, मतलब यहाँ पे कौन सा दो त्रिभुज लेना है वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरे में क्या बोला गया, उनमें से कौन से त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार सर्वांगसम है, मतलब यहाँ पे कसौटी भी लगाना पड़ेगा। भू 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 कसौटी आता है कि भू को भू कसौटी आता है, मतलब कहने का क्या है कि कौन सी कसौटी से ये सिद्ध होने वाला है। और चौथे में क्या बोला गया है, इस प्रकार विचार कर रेख ए डी समांतर बी सी सिद्ध कर सकते हैं ना। तो कहने का क्या मतलब है, जब एक सिद्ध कर सकते हैं सेम उसी तरीके से दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं। कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है यह सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त प्रमेय का उपयोग होता है, इसलिए इन प्रमेयों को समांतर चतुर्भुज की कसौटियां कहते हैं। एक प्रमेय का उपयोग समांतर चतुर्भुज की कसौटी के रूप में होता है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को इसी तरीके से हल करना है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। तो इसके उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज सीईडी में इसमें क्या क्या आ जाएगा ध्यान से देखना। देखोगे ए ई बी एक ये वाला त्रिभुज पकड़ते हैं और सीईडी एक ये वाला त्रिभुज पकड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए ई जो है सीई के सर्वांगसम दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए ई सर्वांगसम रेख सीई ये क्या है, ये हमको दत्त में दिया गया है। दूसरा क्या बोला गया है, बीई डीई के बराबर है। देखोगे बीई डीई के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे रेख बीई सर्वांगसम रेख डीई ये भी हमको
दत्त में दिया गया है। अब उसके बाद में देखोगे AEB और CED कोण, AEB सर्वांग समकोण CED, इसका कारण क्या बनेगा? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 3 जोड़ी तो आ गई, यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज AEB सर्वांग सम त्रिभुज CED, इसका कारण क्या लिखोगे? देखोगे ये भुजा है, ये भुजा है, और यहाँ पे ये वाला जो कोण आया है वो क्या हो जाएगा? कोण आ जाएगा। तो भू को भू कसौटी से हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे भू को भू कसौटी से ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कोण पकड़ लेते हैं? देखोगे BAE लो, ये वाला कोण ले लिया BAE, और यहाँ पे DCE ये कोण ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण BAE सर्वांग समकोण DCE, इस तरीके से आएगा। देखोगे BAE और यहाँ पे DCE आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण, कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखोगे BAE है, तो BAE को मैं ऐसा लिख लूं क्या? BAC, यहाँ पे लिखेंगे कोण BAC सर्वांग समकोण। यहाँ पे देखोगे DCE है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ DCA, तो ये हो जाएगा DCA। इसका कारण क्या लिखोगे? AEC, ये एक रेखा में है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे BAC और यहाँ पे DCA, तो ये क्या बन रहा है? देखोगे यहाँ पे एक प्रकार का जेड बन गया। देखोगे BAC और यहाँ पे DCA ना, ये बन गया यहाँ पे जेड। जब जेड बन जाएगा तो कौन सी कसौटी लगती है? एकांतर कोण कसौटी लगती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए भुजा AB समांतर है भुजा CD। इसका रीजन क्या आएगा? इसका कारण क्या आएगा? समांतर रेखाओं की एकांतर कसौटी से तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हो? भुजा AD समांतर भुजा BC, ये भी यही आएगा समांतर रेखाओं की एकांतर कसौटी से। यहाँ पे लिखेंगे समांतर रेखाओं की एकांतर कसौटी से यहाँ पे ध्यान से देखोगे दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या हो गया? समांतर आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? इसमें सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि चतुर्भुज के विकर्ण अगर परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो भी वो समांतर चतुर्भुज हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रमेय में क्या बोला गया है? किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ पे अलग ही दिया गया है। देखोगे क्या बोला गया? सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी, मतलब दोनों जोड़ी नहीं बोला गया, एक जोड़ी सर्वांग सम हो और समांतर भी हो तो समांतर चतुर्भुज होता है।
इसके दत्त में क्या दिया गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी में रेख सी बी सर्वांगसम है रेख डी ए के। सी बी कहाँ पे, देखोगे ये वाली भुजा जो दी गई है वो डी ए के सर्वांगसम दिया गया है, और सी बी समांतर है डी ए के। सी बी जो है समांतर भी है डी ए के, और हमको सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये हमको बताना है। और रचना में क्या कर दिया है, विकर्ण बी डी खींचे, विकर्ण हमने यहाँ पे बी डी खींच लिया है। हम लोग यहाँ पे ध्यान से इसको देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे आएगा। यहाँ पे देखोगे नीचे दी गई संक्षिप्त उत्पत्ति को विस्तार से लिखे, मतलब हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या बोला गया, सी बी डी सर्वांगसम ए डी बी भू को भू कसौटी से सिद्ध करके दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से घटक आएंगे, पहले वो देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, त्रिभुज सी बी डी तथा त्रिभुज ए डी बी हमको ये सिद्ध करना है। तो देखोगे सी बी डी कहाँ पे है, सी बी डी एक ये वाला है और ए डी बी एक ये वाला है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये सी बी और डी ए सर्वांगसम हमको दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेख सी बी सर्वांगसम रेख डी ए। ये क्या है, ये हमको दत्त में दिया गया है। उसके बाद में देखोगे बी डी जो है और डी बी, यहाँ पे लिखेंगे रेख बी डी सर्वांगसम रेख डी बी। ये रचना से आ जाएगा सामान्य भुजा, यही बनेगा ना, सामान्य भुजा बने जाएगा, ये सामान्य भुजा बन गया। अब यहाँ पे और क्या चाहिए, कोण चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखोगे सी बी डी एक ये वाला कोण पकड़ लेते हैं और ए डी बी एक ये वाला कोण पकड़ लेते हैं। कोण सी बी डी सर्वांगसम कोण ए डी बी, ये क्यों आएगा सर्वांगसम, देखोगे ये जेड बन रहा है ना, रचना करने के बाद में क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण से। जब ये देखोगे एकांतर कोण हो गया, देखोगे ये भुजा कोण और ये वाली भुजा, तो भू को भू कसौटी से सिद्ध हो गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण सी डी बी। देखोगे सी डी बी मीन्स ये वाला कोण जो है वो ए बी डी ये वाले कोण के बराबर आ जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत कोण। जब ये बराबर आ जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, सी डी बराबर बी ए, समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी से सिद्ध हो गया ये। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में देखोगे यहाँ पे दिया गया है सी बी समांतर है डी ए के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेख सी बी समांतर है रेख डी ए के। ये भाई हमको दत्त में दिया गया है। और अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, देखोगे रेख सी डी समांतर है बी ए के, यहाँ पे लिखेंगे रेख सी डी समांतर है रेख बी ए के। ये अभी हमने यहाँ पे हल किया है, इसको कथन 1 दे दो, यहाँ पे लिख लेंगे कथन 1 से। जब सी बी देखोगे सी बी समांतर है डी ए के और सी डी समांतर है बी ए के, तो दोनों का दोनों भुजा समांतर आ गई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको ये यहाँ से यहाँ तक उत्पत्ति लिखना पड़ेगा, उसके बाद में ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, जब ये पार्ट हो जाने के बाद में तब ये वाला लिखना पड़ेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब क्या बोला गया, इसे ध्यान में रखें। क्या है, जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। दूसरा क्या है, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा क्या सिद्ध किया हमने, जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है।
चौथा क्या है, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इन प्रमेयों को समांतर चतुर्भुज की कसौटियां कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमको क्या सीखना था, समांतर चतुर्भुज की कसौटियां। तो कसौटी कौन कौन सी है, सम्मुख कोण सर्वांग सम होना चाहिए, नहीं तो सम्मुख भुजा सर्वांग सम होनी चाहिए, नहीं तो विकर्ण समद्विभाजित करना चाहिए, सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर भी होनी चाहिए और सर्वांग सम भी होनी चाहिए, तब जाकर के वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब क्या दिया गया, थोड़ा सोचें। कॉपी में छपी गई रेखाएं परस्पर समांतर होती है, इन रेखाओं का उपयोग करके समांतर चतुर्भुज की रचना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ये कॉपी इस तरीके से हमारे पास रहती है ना, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक ये पॉइंट को पकड़ करके एक चाप यहाँ पे खींच दिया और उतनी दूरी पे लेकर के एक चाप यहाँ पे खींच दिया, तो ये जो इस तरीके से मिला करके भी हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। अब क्या बोला गया, हल किए गए उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, बिंदु यम या भुजा पी क्यू का तथा बिंदु एन या भुजा आर एस का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि यम क्यू आर एन समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और बिंदु यम जो है वो पी क्यू का मध्य बिंदु है और बिंदु एन जो है वो एस आर का मध्य बिंदु है। और यहाँ पे हमको क्या सिद्ध करना है, यम क्यू आर एन ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दत्त में क्या बोला गया है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, भुजा पी क्यू तथा भुजा आर एस के मध्य बिंदु क्रमशः यम तथा एन है, ये तो हमको दिया गया है। हमको सिद्ध क्या करना है, पी एम एन एस समांतर चतुर्भुज है, मतलब यहाँ पे पी एम एन एस ये अगर समांतर हो जाएगा तो ये भी समांतर हो जाएगा। और क्या सिद्ध करना है, एम क्यू आर एन समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी उत्पत्ति में क्या बोला गया है, भुजा पी क्यू समांतर है यस आर के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी एम समांतर है यस एन के, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा लाइन समांतर रहेगा तो आधा भी उसका समांतर रहेगा। तो ये तो कथन नंबर 1 आ गया। उसी प्रकार से पी क्यू सर्वांगसम है यस आर के, पी क्यू ये वाली जो भुजा है ये इसके सर्वांगसम है, मतलब बराबर बराबर है। इसमें क्या करते हैं, आधा से गुणा कर देते हैं, आधा गुणे पी क्यू हो जाएगा और आधा गुणे यस आर हो जाएगा। तो पी क्यू का आधा क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखोगे पी क्यू का आधा क्या लिख सकते हैं, पी एम लिख सकते हैं, और यस आर का आधा क्या लिख सकते हैं, यस एन लिख सकते हैं। तो आ गया पी एम बराबर यस एन आ गया। इसलिए भुजा पी एम सर्वांगसम है भुजा यस एन के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यम तथा यन मध्य बिंदु है। कथन नंबर 2 से आ गया। तो एक ये पकड़ लेते हैं और एक ये पकड़ते हैं, तो देखोगे अभी हमने कसौटी में देखा कि कोई भी जो दो भुजा रहेगी वो बराबर भी है और समांतर भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखोगे ये समांतर रेखा हो गई और यहाँ पे बराबर बराबर आ गया। तो कथन 1 तथा 2 से चतुर्भुज पी एम एन क्यू ये समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एम क्यू आर एन भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें कौन सी कसौटी लगी, समांतर भुजा भी होनी चाहिए और समांतर रेखा भी होनी चाहिए। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। किरण ई डी पर बिंदु एफ इस प्रकार है कि ई डी बराबर डी एफ है। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ए एफ बी ई समांतर चतुर्भुज है। इस उदाहरण के लिए दत्त तथा साध्य स्वयं लिखें और उत्पत्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको दत्त और साध्य लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले ये चेक करते, देखो कि ये त्रिभुज ए बी सी ये हमको दिया गया है, ठीक है। ये पहले ध्यान से देखना, ए बी सी ये दिया गया है। ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु देखोगे, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इस तरीके से है। किरण ई डी पर बिंदु एफ इस प्रकार है कि ई डी बराबर डी एफ है। देखो ई डी है ना, तो इसको और आगे खींच करके ई डी ये वाली भुजा इसके डी एफ के बराबर बता दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये जब मध्य बिंदु रहेगा, बिंदु डी मध्य बिंदु है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी या बी डी हो जाएगा ना। और यहाँ पे रचना में
ए एफ और एफ बी को मिला दिया गया है। तो सिर्फ हमको इसी तरीके से ध्यान में रख करके ये बताना है कि ये जो बन रहा है ए एफ बी ई, ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो यहाँ पे दत्त में क्या लिखेंगे, दत्त में ये पूरा का पूरा आप लोग लिख दोगे, यहां से लेकर के यहां तक। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। किरण ई डी पर बिंदु एफ इस प्रकार है कि ई डी बराबर है डी एफ के। और यहाँ पे साध्य में क्या लिखोगे, साध्य में लिखोगे चतुर्भुज ए एफ बी ई समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे जगह है, मैं लिख देता हूं चतुर्भुज ए एफ बी ई समांतर चतुर्भुज है, ये यहाँ पे आ जाएगा साध्य में। उसके बाद में उपपत्ति में क्या है, रेख ए बी तथा रेख ई एफ, यह चतुर्भुज ए एफ बी ई का खाली जगह है। क्या क्या बोला गया है, ए बी और ई एफ, ये चतुर्भुज का क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा है। यहाँ पे आ जाएगा ये क्या है हमारा, ये है विकर्ण। उसके बाद में क्या बोला गया है, रेख ए डी सर्वांगसम डी बी, ए डी सर्वांगसम डी बी, ये बराबर क्यों आएगा, यहाँ पे लिखोगे बिंदु डी यह रेख ए बी का मध्य बिंदु है, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। रेख खाली जगह रचना से, तो रचना हमने ये किया है तो क्या हो जाएगा ई डी एफ डी, यहाँ पे लिखेंगे रेख ई डी रेख एफ डी, ये किससे आ गया, रचना से। इसलिए चतुर्भुज ए एफ बी ई के विकर्ण एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं, यही आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे जब ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वही वाला हमारा प्रमेय लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण कसौटी से चतुर्भुज ए एफ बी समांतर चतुर्भुज है। उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज देखोगे यहाँ पे बना करके दिया गया। तो सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों के चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन हमको यहाँ पे समांतर बताना है। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया, चतुर्भुज ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, और सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखोगे उपपत्ति में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये क्या है, दत्त है, मतलब चार के चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन हमको समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए, हमको समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए कि सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे सम्मुख भुजा की जोड़ियां ए बी जो है सी डी के बराबर लिख दो, बी सी जो है ए डी के बराबर लिख दो, वही लिखा है। इसलिए भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा सी डी है और भुजा बी सी सर्वांगसम भुजा ए डी है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की कसौटी से। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 5.2 का सवाल करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।